नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 के बारे में। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। अगर आपने साल भर तक अगर चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मध्य प्रदेश की घटनाक्रम को नहीं जाना है, तो यही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपकी इस समस्या का समाधान कर देगा। तो अगर आपने एक साल तक के न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े हैं, एक साल तक अगर आपने करंट के संपर्क में नहीं रहे हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं तत्कालिक, उसके अगर आप में चर्चा में उसके से संबंधित नहीं रहे हैं, जुड़ा हुआ आपका महत्वपूर्ण नहीं रहा है, तो ये क्लास आपके वो 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो करंट वाले टॉपिक आ सकते हैं, वो आपका पूरा काम कर देगी। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं। आज हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो वो है अमृत सरोवर से। अब अमृत सरोवर क्यों चर्चा में रहा है, ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अमृत सरोवर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम अमृत सरोवर की बात करें तो याद रखिए, अप्रैल 2000, ठीक है, 22 में, अप्रैल 2022 में अमृत सरोवर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, पूरे भारत में प्रारंभ किया गया। ठीक है। क्यों प्रारंभ किया गया, इसमें यह कहा गया था कि जितने भी जिले होते हैं, हर जिले के, यानी हर जिले में 75 तालाब, कितने, लगभग 75 तालाब या झीलें जो भी हैं, इनका पुनर्निर्माण या इनका रिनोवेशन किया जाएगा। कारण क्या है, भारत में ज्यादातर जगह देखें हम, जिलों पर आसपास अतिक्रमण हो गया है, या तालाबों का आसपास अतिक्रमण हो गया है, तालाबों का पानी दूषित हो गया है। ठीक है। तालाबों में देखें कीचड़ जमा हो चुकी है, मड जमा हो चुका है, डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो चुका है, कचरा भर दिया गया है। तो ऐसे में तालाबों में क्या हो रहा है, तालाबों की गहराई कम हो रही है, तालाबों की जल धारण क्षमता, ठीक है, वाटर को जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में गर्मियों के समय, ठीक है, समर सीजन में क्या होता है, पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो तालाब जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इसमें गहराई कम हो चुकी है, आपने कचरा भर दिया उस तालाबों में। तो यही कारण है पूरे भारत में अमृत सरोवर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिस कार्यक्रम के तहत भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का, ठीक है, रिनोवेशन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को तहत इसे कहते हैं अमृत सरोवर कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में 3,900 तालाबों का रिनोवेशन किया जाना था। लेकिन एमपी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, ठीक है, इस लक्ष्य के से भी हम करें तो दुगना कर दिया, यानी 5,372 जो तालाब हैं, इनका क्या कर दिया, रिनोवेशन कर दिया। ऐसे देखें, कंडीशन में देखें तो मध्य प्रदेश में जो तालाब थे, ठीक है, ये तालाबों का निर्माण की बात नहीं हो रही है, यहाँ तालाब पहले से थे, उनका रिनोवेशन किया गया बड़े पैमाने पर। तो अमृत सरोवर के निर्माण में मध्य प्रदेश क्या हो गया, एमपी की इस रैंक जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अमृत सरोवर कार्यक्रम में कौन से राज्य को प्रथम स्थान मिला, पहली रैंक किसकी है, एमपी की है। दूसरा, अमृत सरोवर कार्यक्रम में कितना लक्ष्य रखा गया था, 3,900 तालाबों का रिनोवेशन का लक्ष्य रखा गया था। तीसरा, जो 3,900 लक्ष्य रखा गया था, तो एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य कितना प्राप्त किया है, दुगना, तिगना, चौगुना। तो आंसर क्या आएगा, याद रखिए 2 टाइम्स, यानी दुगना लक्ष्य प्राप्त किया है। क्लियर है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारी जो क्षमता है वो 9 करोड़ घन मीटर पानी को, ठीक है, स्टोर करने की हमारी क्षमता में विकास हुआ है, याद रखिए। तो यही है अपने आप में अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, योजना कब शुरू हुआ, कार्यक्रम कब शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। लक्ष्य क्या है कि हानि कम से कम हर जिले के 75 तालाबों में, 75 तालाबों का रिनोवेशन किया जाए, उनको पेयजल के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से इनको बनाया जाए, इनको ज्यादा खोदा जाए, इनकी गहराई को बढ़ाया जाए, ताकि इनकी जल धारण क्षमता बढ़ सके। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, कितना लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 3,900 तालाबों का। चौथा आ सकता है कि अमृत सरोवर योजना में कौन से राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को पहली रैंक मिली है। तो केवल देखिए 4 डेटा से या इस अमृत सरोवर से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है भोपाल। हाल फिलहाल भोपाल चर्चा में क्यों रहा, बेमिसाल भोपाल। ये बेमिसाल भोपाल है क्या अपने आप में, हम सब जानते हैं स्वच्छता भारत अभियान चलता है, पिछले कुछ सालों से हम देखें लगातार, जब से स्वच्छता भारत अभियान का जो रैंकिंग आती है, उसमें इंदौर को टॉप है, याद रखिए, यानी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में सबसे टॉप पर कौन है, इंदौर है आज भी, याद रखिए। क्लियर है। भोपाल आ चुका है, टॉप 3 में आ चुका है, टॉप 10 में भी आ चुका है, लेकिन अब भोपाल की कंडीशन वैसी नहीं रही, याद रखिए। लेकिन इंदौर तो अभी भी आप में, जब से रैंकिंग शुरू हुई तब से लेके आज तक हमेशा से भारत में स्वच्छ शहरों में, याद रखिए, क्लीन जो सिटीज हैं उसमें टॉप पर चल रहा है इंदौर। अब बेमिसाल भोपाल क्यों चर्चा में है, बेमिसाल भोपाल इसी चर्चा में है क्योंकि एमपी, भारत सरकार हर चीज में रैंक जारी करती है, याद रखिएगा, हर अलग कैटेगरी होती है, स्वच्छ भारत अभियान में अलग है, ओडीएफ में अलग कैटेगरी है, इस हिसाब से।
तो ओडीएफ प्लस जो चल रही है, ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन, याद रखिए, ठीक है, जो आपके फ्री है, यानी खुले में स्वच्छ से स्वच्छ जो शौचालय जाते थे लोग अपने प्रकार से खुले में शौच से मुक्त का जिला की जो बात होती है ओडीएफ में, उसमें एमपी को भोपाल में, एमपी के भोपाल को, राजधानी भोपाल को पहला रैंक प्राप्त हुआ है, 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी भारत में ये सब पहला जिला है या पहला शहर है जिसको 5 स्टार रैंकिंग मिली है। ओके, स्टार रैंकिंग किसको मिली है? भोपाल को मिली है ओडीएफ प्लस की रैंकिंग में। तो ओडीएफ प्लस 5 स्टार रैंकिंग पाने वाला पूरे इंडिया का एकमात्र शहर कौन सा है? याद रखिए वो है भोपाल। इसलिए कार्यक्रम गवर्नमेंट ने शुरू किया, बेमिसाल भोपाल। क्लियर है? याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ स्वच्छता के मामले में पहली रैंक नहीं मिली है, स्वच्छता के मामले में पहली रैंक तो अभी भी इंदौर की है। यहाँ ओडीएफ प्लस के संबंध में यहाँ पहली रैंक किसको मिली है? भोपाल को मिली है। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि ओडीएफ प्लस में, याद रखिए ओडीएफ प्लस, ठीक है, ओडीएफ प्लस में पहली रैंक किसको मिली है? पहला जो 5 स्टार रैंकिंग मिली है, जो मिली है भोपाल को। यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। नैक के मूल्यांकन रैंकों में याद रखिए लगातार सराहनीय प्रयास। अब ये नैक क्या है? याद रखिएगा ये नैक अपने आप में रैंकिंग देने वाले संस्थान है जो मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालयों को, याद रखिएगा, कॉलेजों को और यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिलती है, महाविद्यालयों को और कॉलेजों को, आपके विश्वविद्यालय को रैंकिंग मिलती है। लेकिन ये रैंकिंग मेडिकल संस्थानों को और इंजीनियरिंग संस्थानों को नहीं मिलती है। याद रखिएगा, ये केवल जो आपके बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है या जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर में या इंदौर में डीएवी है, ऐसे यूनिवर्सिटी को और कॉलेजों को रैंकिंग देता है। कभी भी इंजीनियरिंग वाले कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेज को रैंकिंग नहीं देता है। तो जो नैक होता है इसकी रैंकिंग जो मिलती है, याद रखिए, ठीक है, नैक की रैंकिंग, ठीक है। ये कहां पर है नैक? ये नैक है बेंगलुरु में। कहां पर है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बेंगलुरु में है। हेड ऑफिस कहां पर है नैक का? बेंगलुरु में है। याद रखिए नैक के द्वारा ही कई सारी रैंकिंग मिलती हैं, ए प्लस प्लस, ठीक है, ए प्लस, ए, बी प्लस प्लस, ठीक है, बी प्लस, बी और सी एंड डी। ये 8 प्रकार की रैंकिंग देता है कॉलेजों को और यूनिवर्सिटीज को। तो ये रैंकिंग जो होती है उसी रैंक के हिसाब से हम तय करते हैं कि भाई भारत में सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है। ये प्राइवेट कॉलेज को भी मिल सकती है और गवर्नमेंट कॉलेज को भी मिल सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मिल सकती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भी मिल सकती है। अब भारत में चर्चा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ बी प्लस प्लस ये रैंकिंग तो मिली है कई बार एमपी में, याद रखिए, लेकिन ए प्लस प्लस तो अभी तक किसी को नहीं मिली, ए प्लस तो किसी को नहीं मिली। याद रखिएगा ऐसी स्थिति में देखें तो एमपी में हम देखें तो सीहोर में एक कॉलेज है, उसका नाम क्या है? शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणीय महाविद्यालय। ये कॉलेज है, विश्वविद्यालय नहीं है। सीहोर में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर जो आपके पीजी कॉलेज है, इस कॉलेज को पहली बार हम देखें क्या मिला है? ए ग्रेड मिला है। ए प्लस की बात नहीं, और ये कौन सा ग्रेड मिला है? ए ग्रेड मिला है। इसलिए कई कारण है कि महाविद्यालय चर्चा में है अभी। तो रैंक की रैंकिंग मालूम पड़ी, नैक का हेड ऑफिस कहां पर ये मालूम पड़ा, और नैक कितनी रैंकिंग देता है ये मालूम पड़ा। याद रखिए ये रैंकिंग पाने वाला देखा जाए तो महत्वपूर्ण महाविद्यालयों में से कौन सा महाविद्यालय है? सीहोर में है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है कि ये मध्य प्रदेश में हाल ही में 2023 में किस महाविद्यालय को, किस कॉलेज को, ठीक है, नैक की ए रैंकिंग प्राप्त हुई है, ए ग्रेड मिला है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आंसर क्या लगाएंगे? शासकीय चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय, शासकीय चंद्रशेखर आजाद कॉलेज। कहां पर है ये कॉलेज है सीहोर में। तो हमारे लिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, तो कॉलेज का नाम मालूम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा शासकीय चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज कहां पर है? सीहोर में है। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन, नैक की रैंकिंग, ठीक है, कौन देता? हेड ऑफिस कहां है नैक का? नैक का हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आपके आराम से आ सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन पेपर थोड़ा और टफ हो जाए कि नैक कितनी प्रकार की रैंकिंग देता है, तो नैक 8 प्रकार की रैंकिंग देता है, ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए, बी प्लस प्लस, बी प्लस, बी और सी और डी। क्लियर है? आज तक हमें बी प्लस प्लस, बी और बी तो रैंकिंग मिलती रहती है हमारे यहाँ कॉलेजों को और यूनिवर्सिटी को, लेकिन ए रैंकिंग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सिविल सेवा दिवस। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिविल सेवा दिवस कब मनता है, तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनता है हर साल। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो सिविल सेवा दिवस कब मनता है? 21 अप्रैल को मनता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हम देखें 21 अप्रैल को 1947 को, ठीक है, याद रखिए 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, याद रखिए। ठीक है, 1947 में इन्होंने ही दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में, याद रखिए, क्या स्थापित किया था? दिल्ली में स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से अखिल भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी।
अखिल भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी, क्यों की थी? ताकि जो प्रशासनिक सेवा के जो स्कूल है अपने आप में, जो आईएएस अधिकारी होते हैं उस समय के, याद रखिए उस समय आईसीएस कहते थे, याद रखिएगा। तो जो उस समय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो आपके अधिकारी होते हैं, इन्हीं को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे जाकर हम देखेंगे कि आगे जाकर ये संस्थान कहां पे स्थापित हो गया, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, यानी कहां पर है, मैसूर, उत्तराखंड में मैसूर में स्थापित हो गया। ठीक है, मसूरी में स्थापित हो गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन उस समय जो प्रशिक्षण स्कूल बनाया गया था वो कहां बनाया गया था, दिल्ली बनाया गया था 21 अप्रैल 1947 को। उसी दिन से 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उससे क्या कहा था, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, पूरा अखिल भारतीय सेवा होती है, ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हीं को क्या कहा था, इन्हीं को ही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का स्टील फ्रेम कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। की आजादी के बाद अगर भारत को संभाला है तो जो आईएएस लॉबी है या आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो लोक सेवक हैं, इन्हीं की दम पर ही भारत चलवाया है। और आज भी हम देखें जो सिविल सर्वेंट होते हैं, इन्हीं के भरोसे चलता है देश। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम तो अस्थायी होता है, हर 5 साल में चेंज होता है, लेकिन जो ऑल इंडिया आपके जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, इन्हीं के दम पर चलता है कोई भी राज्य का प्रशासन और देश का प्रशासन। क्लियर है? यही कारण इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था। 21 अप्रैल 1947 को स्टैब्लिश किया गया था नई दिल्ली में, संस्थान स्थापित किया गया था अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला चर्चा में क्या है, अगला चर्चा में है हरदा। हरदा चर्चा में क्यों है, हरदा चर्चा में है किताब घरों के कारण। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम देखें हरदा जिले में कलेक्टर के प्रयासों से, जो जिला कलेक्टर है, इनका सराहनीय प्रयास है अपने आप में। इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से हर पंचायत में क्या बनाए जा रहे हैं, हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं किताब घर, बुक हाउस। हर घर में बनाए, हर पंचायती क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। यानी हर पंचायती इलाके में, हरदा के कौन से जिले में, हरदा में हर पंचायती क्षेत्र में किताब घरों की स्थापना की जा रही है। अभी तक कितने हो चुके हैं, 103 किताब घर बन चुके हैं 101 ग्राम पंचायतों में। तो हरदा जिले के 101 ग्राम पंचायतों में 103 किताब घर बनाए जा चुके हैं, और कम से कम 1000 के पार यहाँ मतलब बच्चे पहुंच चुके हैं, जो 1000 से ज्यादा जो छात्र छात्रा हैं, जो बच्चे हैं, इन किताब घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में किताब घरों के लिए चर्चा में रहा, कौन सा जिला चर्चा में रहा है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट चर्चा में रहा है, वो है आपका हरदा। दूसरा क्वेश्चन, ये किताब घर जो है वो किस स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं, नगर निगम के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, या फिर नगर पंचायत के स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर, किस स्तर पर स्थापित हो रहे हैं? तो आंसर क्या आएगा, केवल ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित हो रहे हैं। कितने किताब घर बन चुके हैं, 103 किताब घर बन चुके हैं अभी तक। क्लियर है? कितनी ग्राम पंचायतों में, 101 ग्राम पंचायतों में ये 103 आपके किताब घर स्थापित हो चुके हैं। तो किताब घरों से क्वेश्चन जो आ सकता है वो एक ही क्वेश्चन आ सकता है, कौन से जिले से शुरू हुआ है किताब घर का कॉन्सेप्ट, तो आंसर क्या आएगा, हरदा जिले से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, 25 अप्रैल 2023 को लिया है। 10 जिलों का चयन किया गया 6 उत्पादों के लिए। आपने सुना ही होगा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो स्कीम चल रही है। इसमें हम हर जिले में जो उत्पादन होता है उसको एक प्रकार से उसकी पहचान दिलाने के लिए, जीआई टैग से अलग चीज होती है, जीआई टैग अलग चीज पहचान बताता है, ओडीओपी उस क्षेत्र की उत्पादकता क्षेत्र को बताता है, ताकि यहाँ पे आधारभूत संरचना उस क्षेत्र को, उस उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन हो सके। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ 6 उत्पादों को शामिल किया गया है। एक तो बासमती चावल के लिए जोड़ा गया है किसको, रायसेन, ओडीओपी घोषित किया गया है। चना के लिए दमोह जिले को, तुअर दाल के लिए नरसिंहपुर जिले को चुना गया है, और कोदो कुटकी के लिए याद रखिए ये अपने आप में मोटा अनाज होता है, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और चारों जिले हैं, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली, इसको शामिल किया गया। कोदो कुटकी ये अपने आप में क्या होता है, मोटा अनाज होता है, मिलेट्स होता है। तुअर दाल के लिए नरसिंहपुर को चुना गया है, चुना आपके, इसके अलावा चने के लिए दमोह को चुना गया है, बासमती चावल के लिए रायसेन को चुना गया है, और चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को चुना गया है, और चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को जीआई टैग भी मिल चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा सरसों के लिए भिंड मुरैना का इलाका है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कई बार कि मुरैना को क्या कहते हैं, सरसों नगरी कहते हैं, मस्टर्ड सिटी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां से हम देखें तो 6 उत्पादों के लिए चुना गया है किसको, भारत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को। कितने जिलों को चुना गया है, 10 जिलों को चुना गया है। तो अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई, कैबिनेट के द्वारा, उसमें 10 जिलों को चुना गया 6 उत्पादों के लिए। यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दमोह जिले को चुना गया है कौन से उत्पाद के लिए, आपके चने के लिए। नरसिंहपुर को चुना गया है किसके लिए, तुअर के लिए। ठीक है, बासमती चावल के लिए चुना गया है रायसेन को, चिन्नौर चावल के लिए चुना गया है बालाघाट को, और बालाघाट को चिन्नौर चावल के लिए ही जीआई टैग भी मिल चुका है।
ठीक है, आपके सरसों के लिए चुना गया है भिंड मुरैना को, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो कम से कम ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए कौन से जिले में कौन सी चीजों को ओडीओपी में शामिल किया गया है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या महत्वपूर्ण है सोलर सिटी। अब देखिए सोलर सिटी की बात हो रही है, सांची का फोटो है, क्यों? क्योंकि हम देखें मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी होगी, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी, पहली सोलर सिटी, ठीक है, क्या होगी? पहली सोलर सिटी अनाउंस की गई है सांची, याद रखिएगा। अब सोलर सिटी क्या होती है? ऐसा शहर जहां पे हम देखें जो स्ट्रीट लाइट होती है, गलियों में सड़कों पर जो किनारे सड़क लाइट लगी होती है, इस लाइट को व्यवस्था कैसे की जाएगी? स्ट्रीट लाइट से, सोलर लाइट से ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सरकारी जो बिल्डिंगें होंगी उनमें भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी कोशिश ये की जाएगी कि सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी बिल्डिंगों में, स्ट्रीट लाइट के इलाकों में, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राम पंचायतों के ऑफिस होंगे, जिला पंचायतों के ऑफिस होंगे, उन सभी जगहों पर सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं सोलर सिटी। और एमपी की पहली सोलर सिटी कौन सी है? यह है सांची, जो कौन से जिले में आता है? यह आता है रायसेन जिले में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सोलर सिटी की बात हो रही है तो एक सोलर सिटी तो बना ली, लेकिन एक से ही तो मन भरेगा नहीं, और भी घोषित करना पड़ेगी। तो सरकार ने क्या किया, और भी सोलर सिटी बनाने की योजना सरकार ने पेश की है कि सांची के बाद हम क्या क्या करेंगे, और भी सोलर सिटी विकसित की जाएंगी, याद रखिए, ताकि यहाँ के स्थानीय निकायों को और भी फायदा हो सके। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह जगह तक आप ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में खर्चा आता है, लेकिन सोलर सिटी बनाने से फायदा होता है कि आपको उसी जगह पर आप ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित कर देते हैं अपना। याद रखिए, जैसे रीवा की हम बात करें तो एमपी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है? रीवा में लगा है, रीवा में। ठीक है, रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा है। कितने मेगावाट का है? ये क्वेश्चन आ सकता है, 750 मेगावाट का है। याद रखिए, रीवा में, ये एमपी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने बात हुई थी तैरता हुआ सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो चर्चा हमने कल की थी। कहां पे लगने वाला है? ओंकारेश्वर में लगने वाला है। कहां लगने वाला है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहां पर आता है? खंडवा में आता है। तो ओंकारेश्वर, खंडवा के ओंकारेश्वर में लगने वाला है इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर, सॉरी, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सोलर सिटी, सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला है। कहां पर? ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी पर, खंडवा जिले में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो केवल ये नहीं पढ़ना है कि सोलर सिटी की बात हो रही है, सोलर सिटी के साथ साथ रीवा का सोलर पावर प्लांट और ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे देखें और क्या चर्चा में रहा सांची के अलावा। अब देखिए, अब आया है बलराम ऐप। ये बलराम ऐप चर्चा में क्यों है? बलराम ऐप का उद्देश्य है कि जो किसान हैं उन्हें अपनी मिट्टी के बारे में, ठीक है, सभी जानकारी होनी चाहिए। उनको अपनी मिट्टी के बारे में अगर सही जानकारी होगी तो सही उपज को वो, ठीक है, सही बो पाएंगे। अगर कोई समस्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कहाँ शिकायतें करें? तो बलराम एक वो माध्यम है जो किसानों को, ठीक है, एक शिकायत तंत्र उपलब्ध कराता है कि भाई आपको कोई समस्या है, कोई चिंता है तो किससे बात करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो ऐसी में बलराम ऐप शुरू किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपने आप में, जो शुरू किया गया है 10 जिलों में। अभी लॉन्च क्या किया गया है इसको? पहला चरण इसका लॉन्च किया गया है, 10 जिलों में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य के माध्यम से हम क्या करेंगे? मृदा को स्वस्थ रखना सीखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्या आती हैं। कि आदि कई कई परंपरागत तकनीक अच्छी होती है जो किसानों को मालूम है, लेकिन आधुनिक तकनीकें भी मालूम होना चाहिए। मॉडर्न टेक्निक क्या है एग्रीकल्चर में, ये भी मालूम होना चाहिए। इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मृदा के संबंध में, सिंचाई के संबंध में जानकारी होगी, वो किसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी? बलराम ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों से भी राय मिलेगी इनको समस्याओं का समाधान के लिए। ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, ये पोर्टल पूरा डेवलप किया गया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में। अब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है क्या? ये कहां पर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है जबलपुर में, मध्य प्रदेश का सबसे पहला, मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? एक है जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और दूसरा है विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है? ग्वालियर में, 2008 में स्थापित हुआ था। ये स्थापित हुआ 1964 में, याद रखिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर वाले, सॉरी, एजुकेशन वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बलराम ऐप क्या है, किसका संबंध? बलराम ऐप का संबंध किस क्षेत्र से, ये मालूम पड़ गया आपको। बलराम ऐप का संबंध किस जिलों, कितने शुरू में जिलों में लॉन्च किया गया है बलराम ऐप को? पहले चरण में 10 जिलों में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसकी देखरेख में शुरू हुआ है? जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में ये एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बलराम ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, बलराम ऐप कितने जिलों में प्रारंभ में शुरू किया गया, और बलराम ऐप का विकास किस विश्वविद्यालय की देखरेख में हुआ है। यहाँ 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है इस करंट के टॉपिक से।
अगला आता है पशुपालकों को केसीसी मध्य प्रदेश में अव्वल। अब केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। हम सब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लगभग 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण उपलब्ध हो जाता है। अब ये कृषि ऋण क्यों मिलता है? ये कृषि ऋण मिलता है इनको खाद खरीदने के लिए, कि फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, ठीक है, सीड्स यानी बीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई तंत्र जो आपके सिंचाई के लिए जरूरी होता है, ट्यूबवेल है, पंप है, इन सब ये तो सिंचाई यंत्र जो होते हैं इनको खरीदने के लिए भी मिल सकता है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठीक है, रीपर है, तो भी जो भी पंप है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए पैसा मिलता है, लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आपको खर्च करने की, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो यही है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है, 1998 में 1998 में शुरू की गई थी केसीसी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का क्या मिलता है? याद रखिए राशि मिल जाती है किसानों को। याद रखिए काय के लिए? अपने बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई यंत्र खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए मिल जाती है आसानी से राशि, ठीक है। अगर इसका जो भुगतान, इसमें जो ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, इसके इंटरेस्ट पर 2% का ब्याज मिलता है, या 2% का आपके सब्सिडी मिलती है अगर आप समय समय पर अपने लोन को चुकाते हैं। तो अगर हमेशा आप अच्छे से लोन को चुका रहे हैं तो ये सब्सिडी बढ़कर 3% भी हो जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन ऐसे किसान जो किसानी के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं तो उनको ये 3 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, याद रखिएगा। जो पशुपालक है, जिनकी खेती भी कर रहे हैं और पशु भी आपके पशुपालन का काम भी करते हैं, याद रखिए, तो उनको 3 लाख रुपए तक का राशि मिलती है। लेकिन जो किसान केवल खेती से जुड़े हुए लोन लेते हैं उनको 2 लाख रुपए तक का भुगतान होता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और इसका भुगतान कर आप जल्दी से जल्दी चुका देंगे तो आपको अनुदान भी मिलेगा ब्याज पर, 2 से 3% तक का हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 से 3% तक का अतिरिक्त अनुदान आपको मिल सकता है ब्याज पर। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिए। ये केसीसी फायदा क्या होता है? केसीसी के फायदा ये होता है कि ऐसे किसान जिनके पास क्या है, मान लीजिए एक फसल बर्बाद हो गई है, अब पैसा ही नहीं अगली फसल बोने के लिए, तो केसीसी के माध्यम से वो बैंक से जाकर, ठीक है, अपना लोन ले सकते हैं और इस लोन से वो खाद, बीज और या तो सिंचाई यंत्र इन सबको खरीदने को परचेस कर सकते हैं, ताकि लगातार किसान उत्पादन करता रहे कम से कम। क्लियर है? साहूकारों के चंगुल से नहीं फंसते हैं, याद रखिए। जो साहूकारों, ऊंची ब्याज दरों वाले जो ब्याजखोर लोग होते हैं, उनसे दूर रहते हैं कम से कम। नहीं तो क्या होगा, ठीक है, इनकी जमीनों को कब्जा करके, जमीनों को गिरवी रखकर साहूकारों ने लंबे समय तक भारत में हम देखें तो किसानों का शोषण किया है। किसानों को इसी शोषण से मुक्त कराने के लिए ही केसीसी शुरू किया गया था 1998-99 में। इस बात करें, इस हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, यानी मध्य प्रदेश ने केसीसी, ऐसे किसान जिन्होंने पशुपालक भी हैं और खेती भी करते हैं, उस मामले में केसीसी में जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से एमपी का पहला स्थान मिला है एमपी को। इसलिए मध्य प्रदेश में करंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अलीराजपुर, यहाँ पे आ रहा है कट्ठीवाड़ा। अभी कट्ठीवाड़ा चर्चा में क्यों है? कट्ठीवाड़ा पहली बात तो कौन से जिले में आता है ये मालूम होना चाहिए। कट्ठीवाड़ा आता है अलीराजपुर क्षेत्र में, ठीक है। कहां पर आता है? अलीराजपुर जिले में आता है। क्या है ये? याद रखिए, यहाँ पे फेमस है नूरजहां प्रजाति का आम। कौन सा आम है? नूरजहां प्रजाति का। अब ये नूरजहां क्या है अपने आप में, क्वेश्चन ये आ सकता है। तो नूरजहां है किसकी? एक आम की स्पीसीज है, आम की एक प्रजाति है। तो आम की एक प्रजाति है नूरजहां, जिसके लिए फेमस है कौन सा? जिसके लिए फेमस है अलीराजपुर। एक और प्रजाति मध्य प्रदेश में सुंदर रजा। ये सुंदर रजा प्रजाति कहाँ मिलती है? ये मिलती है गोविंदगढ़, याद रखिए, सुंदर रजा, सॉरी, ठीक है, सुंदर रजा। अब सुंदर रजा जो है अपने आप में कहां पर मिलती है? ये मिलती है रीवा में। रीवा में कहां मिलती है? गोविंदगढ़ में। कहां मिलती है? गोविंदगढ़। तो सुंदर रजा भी क्या है अपने आप में? ये भी आम की प्रजाति है। तो यहां से हमें क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, कि आम की मध्य प्रदेश में 2 प्रजाति बड़ी फेमस है, नूरजहां और सुंदर रजा। सुंदर रजा कहाँ मिलता है? रीवा की गोविंदगढ़ में। और नूरजहां कहाँ मिलता है? कट्ठीवाड़ा, इलाजपुर के कट्ठीवाड़ा में। क्लियर है? तो कट्ठीवाड़ा क्यों चर्चा में, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है कट्ठीवाड़ा, ये तो मालूम ही है, और नूरजहां प्रजाति के लिए जाना जाता है। हाल ही में सरकार ने नूरजहां प्रजाति के लिए भी यहाँ पे जो कट्ठीवाड़ा है इसको शामिल किया है, किसमें? जीआई टैग के आवेदन किया है। तो सुंदर रजा और कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा को, ठीक है, जीआई टैग के लिए आवेदन मिला नहीं है, आवेदन किया गया है, अभी जीआई टैग मिला नहीं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आम की प्रजाति को लेकर, कि भाई कट्ठीवाड़ा आम जो में क्षेत्र में जो नूरजहां प्रजाति का आम है वो कौन से जिले में फेमस है, और सुंदर रजा जो आम है प्रजाति है वो कौन से जिले में फेमस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्री अन्न, अन्न श्री या श्री अन्न कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि श्री अन्न से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। याद रखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4, अगर आपने मन की बात सुनते होंगे तो 3 से 4 बार मन की बात में प्रधानमंत्री ने क्या बोला है हमेशा? याद रखिए, मोटे अनाजों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोटे अनाजों की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं मिलेट्स। क्या कहते हैं? मिलेट्स कहते हैं।
मोटे अनाज। इसलिए 2023 को क्या घोषित किया गया है? 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाज का मतलब क्या होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब क्या है? मोटे अनाज हैं, जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। इसी मोटे अनाज को क्या कहा गया है? श्री अन्न कहा गया है। और एमपी ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दो ऐसे इलाके क्षेत्र राज्य हैं जो मिलेट्स के उत्पादन में टॉप 10 में स्थान रखते हैं, टॉप 3 में आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, याद रखिएगा। इसी को कहा गया है श्री अन्न। तो श्री अन्न में क्या क्या शामिल है? मोती, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, ठीक है, सावा, चेना, कुटकी, कद्दू और राजगिरा, ये सभी चीजें शामिल है काय में? मोटे अनाजों में। ज्यादातर हम लोग सुनते हैं आम भाषा आम चीजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, याद रखिए, इन्हीं को मोटे अनाज पढ़ते हैं, रागी को पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मिलेट वर्ष कब मनाया जाता है? दूसरा, श्री अन्न का मतलब क्या है? श्री अन्न में शामिल है मोटे अनाज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि श्री अन्न में कौन कौन से शामिल हैं? तो याद रखिए 10 की 10 आपको मालूम होना चाहिए जो शामिल है किसमें? श्री अन्न में। ये चर्चा में रहा है इस साल, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कम से कम। अगला आता है निवाड़ी। निवाड़ी जिले का ओरछा शहर चर्चा में क्यों है? याद रखिए, ओरछा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया है, ठीक है, याद रखिए, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज शहरों में इसको ग्वालियर को और इसको शामिल किया गया है। किस रूप में? भविष्य के शहरों के रूप में। यानी इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित नहीं किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज क्लासिकल या कल्चरल सिटी घोषित किया गया, सांस्कृतिक शहर घोषित किया गया है। ग्वालियर और ओरछा को, दोनों शहर शामिल किए गए हैं। अब ओरछा के बारे में क्या जानते हैं? ये तो मालूम ही है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला क्या है? ओरछा है। आपका निवाड़ी है, 53वां बनी गया है। मयूर आपके महूगंज रीवा से कट के बना है, रीवा से अलग होकर बना है। तो ओरछा की बात हम कर रहे हैं, तो ओरछा कौन से जिले में आता है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से राजा शासन रहा है? 16वीं सेंचुरी हमने पढ़ा भी था, बुंदेला शासक थे, रुद्र प्रताप बुंदेला, जिनके सहयोग से, जिनके द्वारा ही इस शहर की स्थापना हुई थी ओरछा की, याद रखिएगा। ओरछा में हमने पढ़ा भी था एक महत्वपूर्ण टॉपिक, याद रखिएगा। ओरछा में महत्वपूर्ण कौन सा महल है? वहां पे है जहांगीर महल। किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। और ओरछा में ही मर्डर किया था, हत्या की थी किसकी? अबुल फजल की। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ओरछा में ही क्या बना हुआ है? राम राजा मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा। तो कुछ जानकारी ओरछा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ओरछा भी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है यूनेस्को के जो सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने के चलते। क्लियर है? याद रखिए। चलिए अगला देखें। अब महत्वपूर्ण आता है जबलपुर। जबलपुर में महत्वपूर्ण जीआई टैग मिला है। किसके लिए मिला है? जबलपुर को जीआई टैग मिला है हस्तशिल्प के बेहरा घाट में। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि बेहरा घाट को कहते हैं संगमरमर की नगरी। अब बेहरा घाट कहां पर है? जबलपुर में है। बेहरा घाट को क्या कहते हैं? मार्बल सिटी कहते हैं, मार्बल सिटी कहते हैं, संगमरमर की नगरी कहते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण हम देखें तो यहाँ पे क्यों मिला है? यहाँ मिला है हस्तशिल्प की श्रेणी के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। क्या हैंडीक्राफ्ट मिलता है? आपने तो देखा होगा मार्बल से कई सारे मूर्तियां बनती हैं, कई सारे नाम लिखवाते हैं, नक्काशी वाले काम होते हैं। इसी के लिए क्या मिला गया है? इसी के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है जबलपुर को पत्थर शिल्प के लिए। किसके लिए मिला है? पत्थर शिल्प, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में संगमरमर मिलता है, मार्बल मिलता है। और जब संगमरमर मिलता है, मार्बल मिलता है, और बेड़ा घाट को मार्बल सिटी कहते हैं। यही कारण है यहाँ पे जो बड़े पैमाने पर हम देखते हैं नक्काशी वाले काम ज्यादा होते हैं, जरी वाले काम ज्यादा होते हैं, पत्थरों पर सब पैनल बनाना, सजावटी वस्तु बनाना मार्बल से, ये काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसी के लिए जबलपुर के बेड़ा घाट को क्या मिला है? जीआई टैग मिल गया है। क्लियर है? याद रखिएगा। अब आता है देखिए डिंडोरी के अग्रणी समुदाय को मिला है लोहा शिल्प के लिए। कौन शिल्प के लिए मिला है? लोहा शिल्प के लिए। अभी कौन सा शिल्प था? पत्थर शिल्प। अब ये कौन सा शिल्प आ गया? लोहा शिल्प। अब जीआई टैग किसके लिए मिला है? याद रखिएगा, क्योंकि शिल्प में क्या होता है? लोहे को गर्म करके पीट पीट कर, ठीक है, मोटी चादर से फिर इसको कई सारे सजावटी वस्तु बनाई जाती हैं। तो लोहे को पिघलाकर कई सारी सजावटी वस्तुएं, कई मूर्तियां बनाना, सजावटी वस्तु बनाने का काम होता है। किसको मिला है? ये मिला है डिंडोरी को। याद रखिए, कौन समुदाय को मिला है? अगरिया समुदाय को मिला है। अगरिया है क्या? अगरिया अपने आप में ट्राइब से, क्या है ये? एक ट्राइब से, याद रखिएगा, जनजाति है। और अगरिया के देवता कौन है? याद रखिएगा, इनका नाम है लोहासुर। इनके बारे में हमने पढ़ा था ट्राइब्स वाले टॉपिक में। तो अगरिया जनजाति में जो लोहासुर हैं, ये क्या है अपने आप में? ये इनके देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। और अगरिया जनजाति कहाँ रहती है? डिंडोरी के इलाकों में, मंडला के इलाकों में, उमरिया के इलाकों में रहती है। याद रखिएगा, ये लोहे के खोज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले लोहे की खोज किसने करी? अगरिया समुदाय ने की थी। याद रखिएगा। और ये आज भी लोहे से बनी वस्तुओं से को बनाकर उसको बेचकर हथियार हैं, सॉरी औजार हैं, ठीक है, कृषि के एग्रीकल्चर के जो औजार होते हैं, घरों में इस्तेमाल होने वाले चिमटा है, तवा है, ये सब बनाने का काम आज भी अगरिया समुदाय करता है। और लोहासुर उनके महत्वपूर्ण देवता होते हैं। ये आज भी लोहे को पिघलाने से पहले, भट्टी जलाने से पहले उसकी पूजा करते हैं। याद रखिएगा, लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए। इसी समुदाय को मिला है डिंडोरी जिले में जीआई टैग। किसके लिए? लोहा शिल्प के लिए। यहाँ से कई कार्य क्वेश्चन बन सकते हैं।
चलिए इसके अलावा देखें मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं को मिला है जीआई टैग। याद रखिए सरबती गेहूं तो बड़ा फेमस गेहूं है। याद रखिए आपने कई सारी कंपनियों के ऐड में देखा होगा, विज्ञापन में देखा होगा, मध्य प्रदेश की सीहोर से चुने हुए दानों से बना आपका आटा। तो कंपनी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि सरबती गेहूं बड़ा फेमस गेहूं होता है, मध्य प्रदेश का बड़ा सुनहरा गेहूं होता है। इसको मध्य प्रदेश को मिला है जीआई टैग, मिला है किसके लिए? इस क्षेत्र के लिए। कौन सी जिलों में होता है? सीहोर और विदिशा क्षेत्र में ये गेहूं सबसे बड़े पैमाने पर होता है, मध्य प्रदेश को मिला है जीआई टैग। याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, कौन से गेहूं के लिए मिला है? सरबती गेहूं, क्योंकि गेहूं की कई सारी किस्में होती हैं। याद रखिए लोकमान्य होता है, आपके सुजाता होता है, और महत्वपूर्ण होता है आपका सरबती। तो सर ऐसी ही किस्में आपको याद होना चाहिए, कौन सी किस्म को मिला है? तो सरबती किस्म को मिला है जीआई टैग, मिला है मध्य प्रदेश को गेहूं के लिए। इसके अलावा देखें, ठीक है, कालीन शैली को, हाथ से बने जो कालीन होते हैं, कारपेट होते हैं, इसके लिए मिला है जीआई टैग, किसको? ग्वालियर को मिला है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जीआई टैग इस बार देखें 3 चीजों को मिल चुका है। अगर हम बात करें पत्थर शिल्प, जो पत्थर शिल्प के लिए किसको मिला है? पत्थर शिल्प के लिए मिला है भेड़ाघाट जबलपुर को मिला है। यहाँ संगमरमर मार्बल से बनी जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए भी दिया गया है। दूसरा क्या है मिला है? दूसरा मिला है लोहा शिल्प, आयरन के लिए मिला है, लोहा जो लोहा शिल्प के लिए। और लोहा शिल्प के लिए किसको मिला है? ये मिला है डिंडोरी को मिला है, अगरिया जनजाति अगरिया समुदाय को मिला है डिंडोरी जिले में। और तीसरा कौन सा मिल गया? याद रखिए कालीन कला के लिए मिला है, हाथ से बने जो कारपेट होते हैं इसके लिए मिला है, कालीन शिल्प के लिए मिला है जीआई टैग। किसको मिला है? ये मिला है ग्वालियर को मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है कि यानी साल भर में जीआई टैग के जो 3 चीजें दावेदार थे उन तीनों को मिल चुका है। जबलपुर को मिल चुका है, डिंडोरी को मिला है, और ग्वालियर जिले को मिला है जीआई टैग। तो पत्थर जबलपुर को मिला है पत्थर शिल्प के लिए, डिंडोरी को मिला है लोहा शिल्प के लिए, और ग्वालियर को मिला है कालीन शिल्प के लिए। क्लियर है? हाथ से बने कालीनों का इस्तेमाल होता है, बुनाई क्षेत्र में काम आता है। याद रखिए जीआई टैग मिल गया है। बाकी इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि एमपी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिले हैं, वो कौन कौन सी कलाओं के लिए मिले हैं। यही कारण है क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखें, अगला देखें गोंड पेंटिंग को मिला अंतरराष्ट्रीय पहचान। अब गोंड पेंटिंग को भी क्या मिल गया? जीआई टैग मिल गया। चलिए एक और जोड़ लेते हैं हम लोग, क्या मिल गया हमें? गोंड पेंटिंग के लिए भी क्या मिल गया है? याद रखिए गोंड पेंटिंग के लिए भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल गया है, एक और जीआई टैग मिल गया हमें। ठीक है तो जीआई टैग मिला है गोंड पेंटिंग को। और गोंड क्या है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी है? गोंड ट्राइब्स है। लेकिन सेकंड कौन सी है? भील है। लेकिन एमपी में ठीक उल्टा है, एमपी में सबसे बड़ी जनजाति भील है और सेकंड पे कौन आती है? सेकंड पे आती है गोंड जनजाति। इनकी जो चित्रकला है, याद रखिएगा क्या है? ये चित्रकला है, याद रखिए। इसी चित्रकला को मिला है, गोंड जनजाति की चित्रकला को मिला है जीआई गोल्ड पेंटिंग के लिए, याद रखिए जीआई टैग मिला है। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस ट्राइब्स की चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर क्या लगा दीजिए? गोंड जनजाति या गोंड ट्राइब्स को। ऐसे क्वेश्चन गलत तो होने चाहिए ही नहीं, कम से कम बड़ा सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन सी ट्राइब्स को जीआई टैग मिला है चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए मिला है। तो आंसर क्या आएगा? गोंड जनजाति को। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा देखें अगला क्वेश्चन आता है, फिर अभी देखिए सुंदर रजा। अभी बात हुई थी सुंदर रजा की। सुंदर रजा का हमने देखा था कि आवेदन किया गया और सुंदर रजा को जीआई टैग मिल गया। अब सुंदर रजा है क्या? सुंदर रजा आम की एक प्रजाति है। अभी बात हो रही थी हमारी सुंदर रजा। सुंदर रजा किसकी प्रजाति है? सुंदर रजा प्रजाति है आम की। कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में मिलती है। गोविंदगढ़ कहाँ पर आता है? आप गोविंदगढ़ आता है आपके रीवा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? रीवा जिले में आता है, याद रखिएगा। इसी गोविंदगढ़ में देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश का मैंगो रिसर्च सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का मैंगो रिसर्च सेंटर यानी आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़ रीवा में। यानी आपको रिसर्च सेंटर भी याद हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश मैंगो रिसर्च सेंटर कहां पर है? रीवा के गोविंदगढ़ में है। और कौन सी प्रजाति का आम होता है? सुंदर रजा प्रजाति का आम पाया जाता है, जिसके लिए इसको क्या मिल गया है? इसके लिए इसको मिल गया है जीआई टैग। यानी विश्व भर में, विदेशों में इसकी महक बिखरेगी और विदेशों में इसकी पहचान मिलेगी। तो नूरजा प्रजाति का आम कौन सा है? वो मिलता है कठेवाड़ा, आपके कहां पर? अलीराजपुर में। और सुंदर रजा प्रजाति का आम कहां मिलता है? ये मिलता है आपके गोविंदगढ़ रीवा में। क्लियर है? याद रखिएगा। शुगर के मरीजों के लिए भी खा सकते हैं, शुगर के मरीज भी होते हैं जिनको चीनी ठीक अलाउ नहीं होती, वो भी आपके इस प्रजाति का आम खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल का करंट वाले टॉपिक से। चलिए अगला देखें,
बाटिक प्रिंट को मिला, एक और जीआई टैग मिल गया। बहुत सारे जीआई टैग मिलते आ रहे हैं मध्य प्रदेश को, यानी लोहा शिल्प के लिए किसको मिला, डिंडोरी को मिला। पत्थर शिल्प के लिए किसको मिला, भेड़ाघाट जबलपुर को मिला। कालीन शिल्प के लिए किसको मिला, ग्वालियर को मिला। ठीक है, गोंड आपके जनजाति पेंटिंग, गोंड पेंटिंग के लिए किसको मिला, मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सुंदर रजाम के लिए किसको मिला है, रीवा को मिला है, मध्य प्रदेश में रीवा को मिला है। इसके अलावा एक और मिल गया हमें जीआई टैग, वो क्या है, बाटिक प्रिंटिंग के लिए क्या मिला है, बाटिक प्रिंट। एक होता है बाघ प्रिंट, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्या है ये, बाघ प्रिंट। अब बाघ प्रिंट कहां पर है, ये धार को मिला हुआ है, याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा गलती से भी। बाघ प्रिंट के लिए धार को जीआई टैग मिल चुका है। ये कौन सा प्रिंट है, ये है बाटिक प्रिंट। बाटिक प्रिंट कहां पर है, फेमस है, ये है उज्जैन में। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में बाटिक प्रिंट के लिए किस जिले को जीआई टैग मिला है, उज्जैन जिले को मिला है। या उज्जैन जिले को हाल ही में किस कला के लिए, किस क्षेत्र में जीआई टैग मिला है, तो आंसर क्या आएगा, बाटिक प्रिंट कला होती है, जिसमें मोम का, पिघली हुई मोम जो होती है, वैक्स होती है, इसका इस्तेमाल करके याद रखिए पत्तियां बनाई जाती हैं या फूल बनाए जाते हैं। पिघली हुई मोम का इस्तेमाल होता है इसमें, याद रखिए, इसी के लिए मिला है इसको जीआई टैग। क्लियर है। तो हम देखिए कई सारे जीआई टैग वाले क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। तो कौन कौन से जीआई टैग वाले मिला क्वेश्चन आ सकते हैं, कि पत्थर शिल्प से क्वेश्चन आ सकता है, कालीन शिल्प से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सुंदर रजा आम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा गोंड पेंटिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बाटिक प्रिंट से क्वेश्चन आ सकता है, बाघ प्रिंट जो धार में है ये भी हमने पढ़ लिया, बाघ प्रिंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो कई सारे जीआई टैग मिले हैं मध्य प्रदेश को। आम की भी बात करेंगे तो दो प्रजाति के आम मध्य प्रदेश में बड़े फेमस है, नूरजहां और सुंदर रजा। लेकिन जीआई टैग किसको मिला है, सुंदर रजा को जीआई टैग मिल गया है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिसके बारे में आपसे करंट के टॉपिक आपको क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, कि भाई साल भर तक हम करंट तो वैसे भी बहुत कम पढ़ते हैं, याद रखिए। तो ऐसे में क्वेश्चन अगर आ भी गया तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। दो या तीन क्वेश्चन से सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। अगर दो तीन क्वेश्चन जो करंट के आने वाले हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन अगर आ गए कि बाटिक प्रिंट के लिए हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है, अब यही क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हम कई लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो करंट भले ही आप साल भर मत पढ़िए, लेकिन ऐसे वीडियो जरूर देख लीजिए, ऐसी क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे कम समय में ही आपको महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हों। ठीक है, चलिए, तो ये है आज का हमारा करंट का टॉपिक। इस करंट की क्लास अभी और भी चलेगी, इसमें और भी लेक्चर आएंगे, ताकि आपका करंट धीमे धीमे पूरा साल भर का डेटा आपको उपलब्ध हो सके, ताकि महत्वपूर्ण बातें, ऐसा नहीं कि अनावश्यक बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको तैयार हो सके। आप महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपके दो तीन क्वेश्चन आपके गलत ना हो कम से कम। ठीक है, तो इसको लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, और भी नए नए पार्ट 2 तक पहुंच चुके हैं, पार्ट 3 पार्ट 4 में भी हम करंट के टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आज के अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।